रौबदार मूछें, खौफनाक आंखें, हाथों में आधुनिक हथियार। ये पहचान है उस शख्स की जिसका नाम सुनते ही लोग खौफ से कांपने लगते थे। ये बैरक में फोन है, ये जिसको चाहे वहां से फोन मिला रहे हैं। हमारी भाई की हत्या जो एकदम बिल्कुल निर्दोष थे कर दी गई। कल की चीज़ों को देख करके यह लगा कि बुरे कर्मों का फल बुरा ही होगा। एक शख्स जिसकी पूरे पूर्वांचल में तूती बोलती थी, जिसके दरबार में बड़े बड़े नेता और अधिकारी हाजिरी लगाते थे। डॉक्टर रामचंद्र सिंह, भाजपा के नेता, जौनपुर में निर्मम हत्या। तो ये जितनी हत्याएं किया है तो अति का अंत होता है, और आज अति का अंत हुआ है गाजीपुर में। वो नाम जिसे किसी से भी ना शब्द सुनने की आदत नहीं थी। आज हमको लगा कि नहीं, हमारे लिए आज का दिन होली का ही दिन है। बस ये बाबा गोरखनाथ, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद है जो हम माँ बेटी को मिला है। बस हमको अंदर से बहुत शांति और सुकून मिला है। जो टिकट ब्लैक ईयर के रूप में शुरुआत कर अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। कर रहा है मेरे अक्स का तवाफ, दुनिया समझ रही है कश्ती भवन में। वो शख्स था मुख्तार अंसारी। आज अंतर कथा में बात करेंगे इसी मुख्तार अंसारी के अपराध और राजनीतिक सफर की। हम आपको बताएंगे कैसे एक गांधीवादी का पोता अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया, कैसे क्रिकेट के मैदान पर चौके छक्के लगाने वाला एक गबरू जवान बंदूकों से खेलने लगा, कैसे गाजीपुर का गली का गुंडा देश के कई राज्यों में गैंग चलाने लगा। आज हम अंतर कथा में मुख्तार के 37 साल के आपराधिक इतिहास का हिसाब करेंगे। एक कहावत है, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। ये तस्वीर उसी कहावत को चरितार्थ करती है। मुख्तार अंसारी भले ही सुपुर्दे खाक हो गया हो, लेकिन परिवार अब भी उसका खौफ बरकरार रखना चाहता है। तभी तो जैसे मुख्तार ने जीते जी मूंछों पर ताव देना नहीं छोड़ा, वैसे ही मौत के बाद बेटे उमर ने उसकी मूंछों पर आखिरी ताव दिया। यह सिर्फ एक तस्वीर भर नहीं, एक संदेश है। संदेश कि माफिया चला गया लेकिन उसका साम्राज्य कायम रहेगा। अब जरा दूसरी तस्वीर पर गौर कीजिए। ये आपकी कृपा पे नहीं है कि आप कहिएगा कि 3 लोग मिट्टी देंगे। हाँ, हाँ। यह है मुख्तार का बड़ा भाई अफजाल अंसारी। तस्वीरें मुख्तार अंसारी के जनाजे के वक्त की, जब अफजाल गाजीपुर के डीएम से बहस पर उतर आए। मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? नहीं लेगा। 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक सकते। एटीट्यूड ऐसा कि नियम कानून की थोड़ी सी भी परवाह नहीं, और ना ही पुलिस प्रशासन का खौफ। ये वो बीज है जो मुख्तार अंसारी ने अपराध की दुनिया में रहते हुए बोए, और उसके जाने के बाद अब परिवार इसे बढ़ाने को आतुर दिख रहा है। सत्ता का नशा ही ऐसा होता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर मुख्तार ने अपराध की दुनिया का रास्ता क्यों चुना? जिस शख्स के दादा स्वतंत्रता सेनानी थे, नाना शहीद हुए थे, उसने आखिर खून खराबे का कारोबार क्यों शुरू किया? 30 जून 1963 को उत्तर प्रदेश के यूसुफ नगर में जन्मे मुख्तार अंसारी के जीवन में महज 18 बसंत देखने के बाद 80 के दशक में अपराध की दुनिया में कदम रखा। अपराध की पगडंडी पर उस सफर में की शुरुआत की गाजीपुर के गली के गुंडे की तरह हुई। क्षेत्र में लोगों पर रौब जमाने के लिए उसने टिकट के सिनेमा घर के बाहर टिकट ब्लैकमेलिंग शुरू की। मुख्तार गाजीपुर के ही एक कॉलेज में पढ़ता था। उसी दौरान उसने गुंडागर्दी शुरू कर दी थी।
शुरुआत में मुख्तार मखानू सिंह गैंग का सदस्य बना। साहिब सिंह गैंग और मखानू सिंह गैंग के बीच दुश्मनी थी। साहिब सिंह गैंग का ही सदस्य था ब्रजेश सिंह। मुख्तार के खिलाफ वर्ष 1978 में पहली बार आपराधिक धमकी के आरोप में गाजीपुर के सैदपुर थाने में एनसीआर दर्ज की गई थी। उस समय मुख्तार की उम्र करीब 15 वर्ष रही होगी। इसके बाद लगभग 8 वर्ष तक मुख्तार अंसारी का नाम किसी भी आपराधिक वारदात में सामने नहीं आया। वर्ष 1988 में मुख्तार अंसारी का नाम दबंग सजदानंद राय हत्याकांड के मामले में सामने आया। इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद मुख्तार अंसारी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जुर्म के दलदल में फंसता चला गया। अवधेश राय, कपिल देव सिंह और मुन्ना सिंह जैसे चर्चित हत्याओं में इसका नाम सामने आया और यह जुर्म की दुनिया में कदम रखता चला गया। अब तक मुख्तार का नाम खौफ का पर्याय बन चुका था। मेरी जिंदगी मेरे परिवार वाले थे, हम लोग घुट घुट के जीते थे। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे और स्कूल जाते थे, हम लोग डर के रहते थे। जब तक नहीं आते सब बच्चे तो हम लोग डर डर के रहते थे। उनको ये थे कि काम छोड़ दो, अपने हिसाब से रहना सीखो, हर चीज मतलब यही सब था, नहीं तो हम मरवा देंगे, मार देंगे। तो इनका ये था कि हम मर जाएंगे लेकिन काम नहीं छोड़ेंगे। मेरे बीवी बच्चे परिवार कहाँ जाएंगे। आपके पति बहुत हिम्मती थे इस मामले में? हिम्मती थे। उनको डर नहीं था कि मेरे साथ क्या होगा। मुझे ये जो पता चला कि मेरे पिताजी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नरई बांध के सामने अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे वहाँ पे, और कुछ शूटरों ने आकर के वहीं पे ताबड़तोड़ गोलियां चला करके उनकी हत्या कर दी थी। और हत्या करने का कारण भी यही था कि मेरे पिताजी एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे, जिनको अपने ऊपर भरोसा था। वो अपने कर्म करके अपनी राह पे चलते थे और गुंडा टैक्स इन लोगों के द्वारा हमेशा से मांगा जा रहा था, जिसको वो देने के लिए कभी भी वो तैयार नहीं थे। 1990 के दशक में मुख्तार ने रेलवे, कोयला रैक, स्क्रैप, मोबाइल टावरों पर डीजल आपूर्ति, मछली व्यवसाय से लेकर सड़क, नाली, पुल तक के सभी तरह के ठेकों में दखल अंदाजी शुरू की और अपने लोगों को काबिज कराना शुरू किया। और यहीं से मुख्तार और ब्रजेश सिंह गैंग के बीच दुश्मनी और गैंग वॉर शुरू हो गई। इस गैंग वॉर में दोनों ओर से कई जानें गईं। वर्ष 1991 में यूपी के ही चंदौली में मुख्तार पुलिस की पकड़ में आया, लेकिन रास्ते में 2 पुलिस वालों को गोली मारकर फरार हो गया। वर्ष 1996 में एएसपी उदय शंकर पर जानलेवा हमले में मुख्तार का नाम एक बार फिर सुर्खियों में आया। वहीं वर्ष 1997 में पूर्वांचल के सबसे बड़े कोयला व्यवसायी और विश्व हिंदू परिषद के नेता नंद किशोर रुंगटा के अपहरण और बाद में हत्या ने उसका खौफ बढ़ा दिया। ये अति का अंत है आज का दिन। मुख्तार अंसारी ने जितनी जघन्य हत्याएं की, कोयला व्यापारी, विश्व हिंदू परिषद के सचिव की हत्या 1 करोड़ लेने के बाद भी किया। डॉक्टर रामचंद्र सिंह भाजपा के नेता, जौनपुर में निर्मम हत्या। तो ये जितनी हत्याएं किया है तो अति का अंत होता है। और आज अति का अंत हुआ है गाजीपुर में। आज गाजीपुर में अति का अंत हुआ है। कितने लोगों की प्रॉपर्टी, कितने लोगों की धन, कितने लोगों की दौलत जो क्राइम की दुनिया में आ जाता है ना, उसको भाई बहन और कुछ नहीं दिखाई देता। मुख्तार को कुछ नहीं दिखाई देता था। अब तक मुख्तार अंसारी अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बन चुका था, इसलिए उसने परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का फैसला किया। मुख्तार अंसारी के दादा फ्रीडम फाइटर यानी स्वतंत्रता सेनानी थे, महात्मा गांधी के साथ काम कर चुके थे और 1926 से लेकर 27 तक मुख्तार अंसारी के दादा मुख्तार अहमद अंसारी कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनके नाना की बात करें तो उस्मान, ब्रिगेडियर उस्मान भारत के लिए शहीद हुए। 1947 में वो देश के लिए बलिदान हुए, जिन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र भी दिया गया। उनके पिता सुभानुल्लाह की बात करें तो वो भी गाजीपुर की सियासत में बड़ा चेहरा था। यहाँ तक कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति अहमद अंसारी का रिश्ता मुख्तार अंसारी के साथ चाचा का रह चुका है। इसलिए मुख्तार अंसारी ने भी अपराध की सीढ़ियां चढ़ राजनीति में एंट्री मारी। वर्ष 1996 में पहली बार मुख्तार ने बीएसपी के टिकट पर मऊ सदर विधानसभा का चुनाव जीता
और विधायक बन गया। मुख्तार 24 साल तक लगातार यूपी की विधानसभा में पहुंचता रहा। 1996 के बाद 2002, 2007, 2012 और 2017 में मऊ से जीत हासिल की। 3 चुनाव जेल में बंद रहते हुए लड़े और जीते। हालांकि सियासत में रहते हुए भी मुख्तार और अपराध का नाता बना रहा। वर्ष 2005 में 2 बड़ी वारदात हुई थी। पहला था मऊ दंगा। मऊ दंगे के वक्त AK-47 के साथ खुली जीप में सवार मुख्तार की तस्वीर वायरल हुई थी। इंटर स्टेट गैंग 191 का सरगना था मुख्तार अंसारी, जो दुनिया में अब नहीं रहा। लेकिन चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि इतना बड़ा बाहुबली, इतना बड़ा हत्यारा, इतना बड़ा अपराधी, इतना बड़ा अपहरणकर्ता, जाहिर सी बात है देश में शायद ही चुनिंदा लोग होंगे जो इस रसूख तक पहुंचे हैं। राजनीतिक रसूख हो, बाहुबल की ताकत हो, हर तरह के पैतरे आजमाता था और हमेशा जीतता भी रहा। 1988 में उसने पहला अपराध किया था और उसके बाद उसके ऊपर 65 मामले दर्ज हुए और 20 के आसपास मामले चल रहे हैं। कहते हैं मुख्तार 786 नंबर की खुली जीप में हथियार के साथ सड़क पर घूमता था। उसके साथ 20 से ज्यादा SUV गाड़ियां रहती थी। मुख्तार अंसारी पर मऊ के दंगे को भड़काने का आरोप लगा। इस मामले में उसने 25 अक्टूबर 2005 को गाजीपुर में सरेंडर किया। इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। मुख्तार अंसारी वर्ष 2005 से हुई जेल, तब से वह बाहर नहीं आ सका। हालांकि मुख्तार अंसारी जेल में ही रहकर अपनी सरकार चलाता रहा। मुख्तार अंसारी का राजनीतिक रसूख क्या था, इस बारे में 2004 में STF के डिप्टी SP रहे शैलेंद्र सिंह से सुनिए। मैं अपना स्टैंड लिया हुआ था। नाराजगी इतनी बढ़ गई कि रातों रात IG, DIG बनारस के रेंज के और जोन के IG, DIG का ट्रांसफ़र हुआ है, SSP STF का ट्रांसफ़र हुआ और हमारी यूनिट क्लोज़ करके वापस लखनऊ बुला ली गई बनारस से। और बहुत तनातनी चलती रही। हमें समझाया जाता रहा, इनडायरेक्टली जान का खतरा भी दिखाया जाता रहा कि माफिया से लड़ना है, जो सरकार का समर्थन है उसको, आपका परिवार है, कैसे आप लड़ेंगे। और इस जद्दोजहद में 15 दिन बीता, फिर मैंने फाइनली 11 फरवरी 2004 को इस्तीफा दे दिया। वर्ष 2005 में दूसरी बड़ी वारदात हुई थी बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की हत्या। वर्ष 2002 के विधानसभा चुनाव में कृष्णानंद राय ने मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी को मोहम्मदाबाद सीट से हरा दिया था और मुख्तार अंसारी को ये नागवार गुजरा था। 29 नवंबर 2005 को कृष्णानंद राय के काफिले पर हमलावरों ने AK-47 से करीब 400 राउंड गोलियां चलाईं। इस हमले में कृष्णानंद राय और 6 लोग मारे गए। कहना क्या है, यही है कि बाबा की आशीर्वाद है। जय, आज मैं हमेशा बाबा के दरबार में न्याय के लिए करती थी, आज न्याय मिला है हमको। देखिए, होली के त्योहार हम लोग इस घटना के बाद नहीं मना पाते थे। आज हमको लगा कि नहीं, हमारे लिए आज का दिन होली का ही दिन है। इस हत्याकांड के वक्त मुख्तार अंसारी जेल में था, लेकिन अंसारी को मुख्य आरोपी बनाया गया। आरोप तो यहाँ तक लगाए जाते हैं कि मुख्तार अंसारी ने कृष्णानंद की हत्या करके अपने भाई की हार का बदला लिया। हालांकि ये बात और है कि CBI की स्पेशल कोर्ट ने इस मामले से उसे बरी कर दिया, लेकिन आरोपों के मुताबिक फरवरी 2004 से लेकर के नवंबर 2005 के बीच कृष्णानंद और उसके लगभग 15 सहयोगियों की हत्या सिर्फ मुख्तार अंसारी के इशारे पर हुई थी। भले ही मुख्तार से पूरा पूर्वांचल खौफ खाता था, लेकिन एक शख्स ने माफिया की नींद भी हराम कर दी थी। मऊ के रहने वाले हरिश्चंद्र विश्वकर्मा ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ वर्ष 2003 में 2000 ईंट की चोरी और जमीन हड़पने का केस दर्ज कराया था। यह डॉन के खिलाफ जमीन हड़पने का पहला केस दर्ज था। इस आवेश में हम ईंटा रखे थे घर बनाने के लिए, एक टाली अभी गिराए थे, उस ईंटा को भी लेकर के खड़ंजे में जो लगा मुख्तार अंसारी के आने से पहले। उस समय इतना खौफ था मुख्तार अंसारी का और उनके लोगों का।
तो वो लोग किस तरह से तोड़ने के बाद ये लोग एक मत होकर के हमारा ईंटा ले लिए लोग। अच्छा, मतलब उन लोगों का वर्चस्व बढ़ गया। उसके बाद अपना लड़ाई शुरू कर दिए, हम लिखा पढ़ी शुरू कर दिए। डीएम के हैं, एसपी के हैं। हरिश्चंद्र के मुताबिक उनके बड़े भाई पर मुख्तार अंसारी के लोगों ने हमला किया था, लेकिन वो झुके नहीं और आखिरकार कई वर्षों की मशक्कत के बाद उन्होंने केस जीत लिया। मऊ से 5 बार के पूर्व विधायक मुख्तार और उसके परिवार पर 101 केस दर्ज हुए। अकेले मुख्तार पर 65 मामले दर्ज किए गए। इनमें हत्या के प्रयास, अपहरण, धोखाधड़ी, गुंडा एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, CLA एक्ट से लेकर NSA तक शामिल है। मुख्तार को 8 मामलों में सजा हो चुकी थी और 21 केस विचाराधीन है। मुख्तार पर कई मामले तब दर्ज हुए जब वो जेल में था, क्योंकि मुख्तार जेल में रहते हुए भी अपने खौफ का कारोबार बाहर चला रहा था। वो जो चाहता था वो होता था। मुख्तार जिस भी जेल में रहा उसका रुतबा हमेशा बना रहा। जिस जमाने में मोबाइल नहीं था, जो सुपरिंटेंडेंट का जो फोन होता था काला वाला जो रखा जाता था, वो फोन इनके बैरक में रहता था। ये बैरक में फोन है, ये जिसको चाहे वहां से फोन मिला रहे हैं। ऐसा लोग कहा करते, यहाँ तक कहा कि जब उसका बिल आया है तो जेलर जो थे वहाँ पे उन्होंने कहा कि इतना बिल आया, इतना तो बजट है नहीं हमारे पास में। हमको लगा उनकी जेब में पैसे हैं, तो हमने कहा इधर आओ जरा। ये आए, हमने इनकी जेब पकड़ी, कहने लगे, हमने कहा पैसे निकालो। 10,000 रुपये थे। हमने कहा ये सब पैसा जब्त, अब ये नहीं मिलेगा। तो इन्होंने कहा देखिए साहब, ये अभी तक किसी ने हिम्मत नहीं थी कि कोई मेरे कपड़े को हाथ लगा दे। आप पहले एक मर्द हो जिसने ये काम किया है, और इसलिए मैं आपकी इज्जत करता हूँ कि आपको मैं देख रहा हूँ जिस तरह से आप कर रहे हैं, और भी काम है, मुझे एक मौका दे दीजिए। अब आपको मेरे पास एक सिक्का फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। चाहे गाजीपुर जेल हो, बांदा जेल या फिर पंजाब की रोपड़ जेल, जेलर कोई भी हो, चली मुख्तार की ही। एडवोकेट जनरल इस स्तर का आदमी मिलने आ रहा है, जहाँ पे तमाम जो है वो हाई कोर्ट के और जो लोग हैं वो आ रहे हैं, राजनेता आ रहे हैं, जो MLA MP रहे हैं वो अधिकारी आ रहे हैं, मतलब अच्छे उसमें, और डर भी रहे। डर क्या है उनको? खाली कि लिखत पढ़त में ना हो। अब आए दोस्ती हमसे गांठी, मतलब दोस्ती क्या कि जिससे कह रहे पांडे जी आप वहाँ थे, यहाँ थे, वहाँ फलां बात करके आए, भाई बैठे हुए हैं। अब आए एक अधिकारी है, हम क्या जाने कि ये जो है वहाँ क्या करने आएगा है। लेकिन यूपी में योगी सरकार आने के बाद मुख्तार के बुरे दिन शुरू हो गए थे। योगी सरकार में मुख्तार के पूरे परिवार पर नकेल कसी गई। मुख्तार पर जेल में सख्ती हो रही थी, उसके साथ आम अपराधियों की तरह बर्ताव किया जाने लगा था, जिसका कभी सियासत से लेकर अपराध की दुनिया तक बोलबाला था। वो कोर्ट में पेशी के दौरान सुविधाओं और खाने को लेकर शिकायत करने लगा था। हालांकि उसकी अकड़ बरकरार थी। प्रयागराज की सेशन कोर्ट में उसने कुछ इस तरह CM योगी को चैलेंज किया था। मुख्तार की मूंछों का ताव तब कम पड़ गया जब योगी सरकार में उसके गैंग की 573 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की गई। वहीं 200 करोड़ रुपए से अधिक का अवैध कारोबार ध्वस्त किया गया। योगी सरकार के एक्शन से एक तरफ अंसारी परिवार राजनीतिक रूप से अस्थिर हुआ, तो दूसरी तरफ साम्राज्य भी दरकने लगा। और अब मुख्तार की मौत के बाद जहां यूपी में माफिया राज के एक युग का अंत हो गया, वहीं उन पीड़ितों ने राहत की सांस ली जिन्हें वर्षों से ऊपर वाले के इंसाफ का इंतजार था। तो जितनी हत्याएं किया है तो अति का अंत होता है, और आज अति का अंत हुआ है गाजीपुर में। बहुत हम अंदर खुश है, हमको खुशी की आंसू आ रहे। कल की चीज़ों को देख करके ये लगा कि बुरे कर्मों का फल बुरा ही होगा।